आज हम लोग पढ़ेंगे संघीय व्यवस्था कैसे चलती है। हम लोगों ने कल पढ़ा था, क्या पढ़ा था? संघीय व्यवस्था के बारे में पढ़ा था। उससे पहले हम लोग सत्ता की साझेदारी को पूरा पढ़ चुके हैं और उसमें जो है कि श्रीलंका और बेल्जियम के बारे में पढ़ चुके हैं। संघीय व्यवस्था क्या होती है उसके बारे में पढ़ चुके हैं। उसके बाद राय सूची क्या होता है उसके बारे में पढ़ चुके हैं। केंद्र सूची क्या होता है उसे पढ़ चुके हैं। समवर्ती सूची क्या होता है उसके बारे में पढ़ चुके हैं। ये सब सारा जो हम लोग पढ़ के समाप्त कर चुके हैं। और अब जो है आज जो पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ने वाले हैं, संघीय व्यवस्था कैसे चलती है। समझ में आया? मतलब जितना चीज़ हम लोग पढ़े हैं उसके अनुसार से हम लोगों ने क्या क्या सीखा, तो कार्यपालिका सीखा, न्यायपालिका सीखा, विधायिका सीखा, सत्ता की साझेदारी सीखा, राज्य सूची सीखा, केंद्र सूची सीखा, समवर्ती सूची, लोकतंत्र, ये सारी चीज़ों को जो हम लोग जो है कि समझ चुके हैं। और संवाद भी जो है कि हम लोग जो क्या होता है वो चीज़ को भी सीख सके हैं। एकात्मक शासन व्यवस्था के बारे में भी हम लोग पढ़े, उसको बारे में हम लोग समझ गए। एकात्मक ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या जो है संघीय व्यवस्था ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उस चीज़ को भी हम लोग सीख चुके हैं। संघीय व्यवस्था के बारे में हम लोग समझ गए। लेकिन यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे कि संघीय व्यवस्था जो है कैसे कार्य करती है, कैसे चलती है, किस तरह से चलता है, उसको यहाँ पर हम लोग जो है कि देखेंगे पढ़ के क्या होता है ना। तो यहाँ है संघीय व्यवस्था में कारगर कामकाज के लिए संवैधानिक प्रावधान जरूरी है। देखिए कोई भी जो कानून है जो भी है भारतीय संविधान से चलता है। मतलब भारत का जो देश है, जो संघ है, जो भी कोई कार्य होता है वो सारा चीज़ क्या है, सारा चीज़ संविधान से उल्लेखित है और वहाँ से उसके अनुसार से चलता है। दूसरे देश में भी अपना अपना संविधान है, अपना अपना संविधान के अनुसार जो है कि सारे देश क्या करते हैं, कार्य करते हैं। संघीय व्यवस्था में कारगर कामकाज के लिए संवैधानिक प्रावधान जरूरी है, पर इतना ही पर्याप्त नहीं है। अगर भारत में संघीय शासन व्यवस्था कारगर हुई तो इसका कारण सिर्फ संवैधानिक प्रावधानों भर का होना नहीं है। भारत के संघीय व्यवस्था की सफलता का मुख्य श्रेय यहाँ की लोकतांत्रिक राजनीति के चरित्र को देना होगा। मतलब यदि आपको लगता है कि देखिए बहुत सारा देश ऐसा भी है जो कानून बनाता है और कानून बनाने के साथ साथ जो है कि उस कानून को पालन करने के लिए लोकतांत्रिक व्यवस्था यदि हर लोगों के द्वारा यदि पालन किया जा रहा है तो ये जो जो भी स्थितियाँ हैं वो बहुत ही सुंदर तरीके से आगे बढ़ेगा। और यदि कानून बना दिया जाए और कानून का उल्लंघन यदि किया जाए तो क्या इस प्रकार जो है किसी प्रकार की जो स्थितियाँ जो मजबूत हो पाएगी, नहीं हो पाएगी। मतलब कि जो है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था से ही जो है कि संघीय व्यवस्था बहुत ही सरलतापूर्वक चल पाता है। इसी से संवाद की भावना, विविधता का आदर और संग साथ में रहने की इच्छा हमारे में देश में सादा आदर्श रूप स्थापित करता है। अब हम लोग का देश जो है कि अलग अलग भाषाओं को बोलने वाला देश है। हमारा देश में अलग अलग धर्म के रहने वाले लोग देश हैं। यहाँ पर सारे लोग को जब अधिकार दिया जा रहा है, सब लोग को सम्मान दिया जा रहा है, तो सारे लोग एक साथ मिलकर रहते हैं और बड़ी प्यार से रहते हैं। कभी कभी झगड़ा भी दिखाई देता है, कभी कभी विवाद भी दिखाई देता है, लेकिन उसके बाद भी जो है कि सारे लोग साथ में मिलकर जो रहना पसंद करते हैं। इससे क्या है, संघीय व्यवस्था को जो है कि संघीय व्यवस्था का चलना जो है सरलतापूर्वक हो पाता है। संघीय व्यवस्था सही तरीके से जो है चल पाता है। यदि कानून बना है और कानून बनने के बाद भी आपस में यदि लड़ेंगे तो क्या संघीय व्यवस्था ठीक से चल पाएगा? नहीं चल पाएगा। तो संघीय व्यवस्था बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसी प्रकार सबके मिलजुल के रहने से ही जो है कि ये जो है चल पा रहा है। आइए कुछ प्रमुख बातों पर गौर करें जिससे पता चलता है कि यह काम किस तरह हो उस बात पाया। मतलब यदि हम लोग कुछ चीज़ों के बारे में हम लोग यहाँ पर गौर करते हैं कि किस प्रकार से इस काम को जो है कि सरलतापूर्वक हो पा रहा है, तो सबसे पहला जो है कि भाषीय राज्य। हमारा देश को यदि देखा जाए तो भारत देश में जो अनेक प्रकार के जो है कि भाषा बोला जाता है। जैसे हम लोग झारखंड के बारे में बात करते हैं तो झारखंड में क्या बोला जाता है, संथाली भाषा बोला जाता है, बांग्ला भी बोला जाता है, हिंदी भी बोला जाता है, कुछ लोग इंग्लिश भी बोल लेते हैं, कुछ लोग उर्दू भी बोल लेते हैं और खोरठा भी बोला जाता है कि नहीं, कुछ लोग संस्कृत भी बोल लेते हैं। मतलब यदि देखा जाए तो भाषा के आधार पर यदि झारखंड में इतना भाषा है तो दूसरे राज्य में यदि देखा जाए तो उसमें भी तो भाषा होगा। और पूरे भारत को देखा जाए तो उसमें अनेक प्रकार की भाषाएं होगी कि नहीं। तो हमारा जो है झारखंड में ही 4 5 6 भाषा मिल गया,
तो जो तमिलनाडु जाएंगे तो तमिल भाषा बोले, कर्नाटक जाएंगे तो वहाँ कन्नड़ भाषा हो जाएगा, असम जाएंगे तो असमिया भाषा हो जाएगा, महाराष्ट्र जाएंगे तो मराठी भाषा हो जाएगा, केरल जाएंगे तो वहाँ पर जो है मलयालम हो जाएगा, अलग अलग भाषाएं हो जाएंगी। उड़ीसा जाएंगे तो उड़िया भाषा बोला जाएगा, बंगाल जाएंगे तो बंगाली भाषा बोला जाएगा, बिहार जाएंगे तो वहाँ बिहार जाएंगे तो वहाँ मगही बोला जाएगा, भोजपुरी बोला जाएगा, मैथिली बोला जाएगा। तो इस प्रकार के जो है कि हम लोग जब जगह जगह में जब जाते हैं तो वहाँ पर क्या अनेक प्रकार की भाषाएं जो है, मतलब भारत के जितने भी राज्य हैं, जितने भी जगह हैं, वहाँ पर कुछ विशेष प्रकार की भाषाओं को जरूर बोला जाता है। भले भारत का संविधान जो है 22 भाषाओं को जो मान्यता देकर जो है राजकीय भाषा के रूप में रखा गया है, लेकिन उसके बाद भी देखा जाए तो क्या है कि भारत में अनेक प्रकार की भाषाएं हैं, बहुत बहुत भाषाएं हैं और बहुत सारी भाषाएं हैं। और सारे लोग यदि बोलेंगे कि मेरा ही भाषा चलेगा, बाकी दूसरे का भाषा नहीं चलेगा, तो क्या होगा? लड़ाई झगड़ा होगा कि नहीं? फिर संघीय व्यवस्था क्या चल पाएगा? नहीं चल पाएगा। इसलिए जो है कि अनेक भाषा होने के बावजूद भी यहाँ पर सारे लोग जो है एक साथ रहते हैं, एक साथ जो है कि सब कुछ करने का प्रयास करते हैं। भाषा के आधार पर प्रांतों का गठन हमारे देश के लोकतांत्रिक राजनीति के लिए पहली बार कठिन परीक्षा थी। मतलब भाषा के आधार पर जो है कि पहला राज्य हम लोग आंध्र प्रदेश 1956 के समय में बनाया जाता है, 1956 में, है ना। भाषा के आधार पर मतलब कि जो भाषा बोल रहा है उसके अनुसार से एक राज्य बना दिया गया, प्रांत मतलब राज्य जो है बना दिया गया। भारत सन 1947 में लोकतंत्र की राह पर अपनी जीवन यात्रा शुरू की। भारत जो है कि जैसे ही आज़ाद हुआ, किससे आज़ाद हुआ? अंग्रेजों से आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 से। उसके बाद भारत देश जो है कि लोकतंत्र को लेकर आगे बढ़ने का प्रयास किया, और आज भी जो है कि भारत में लोकतंत्र व्यवस्था है। आज भी जो है लोकतंत्र में सारे लोगों को अधिकार मिलता है। आज भी जो भारत में सारे लोग जो है कि लोकतंत्र के जो अधिकार को प्राप्त करके हुए जो है जो चाहे वो जो है प्राप्त करने की इच्छा रख सकता है और प्राप्त कर सकता है। संविधान के अनुसार जो अधिकार प्राप्त करने के दिया गया उस चीज़। अब बोलेगा कि नहीं सब स्वतंत्र है, तो स्वतंत्र है तो कोई किसी का मर्डर नहीं कर सकता, कोई किसी घर में चोरी नहीं कर सकता, कोई किसी का पॉकेट मार नहीं कर सकता, कोई किसी का जो है कि कुछ छीन नहीं सकता। यह अधिकार संविधान नहीं देती। संविधान जो अच्छे चीज़ों का अधिकार देता है, ना कि बुरे चीज़ों का अधिकार। दिमाग में चलेगा कि व्यक्ति जो भारत में जो है कि सारे व्यक्ति स्वतंत्र हैं, तो सारे लोग स्वतंत्र हैं, तो इसका मतलब क्या है कि जब चोरी करने का मन किया तो चोरी कर लिए, डकैती करने का मन कर लिए तो डकैती कर लिए। तो ये क्या अधिकार जो संविधान ने दिया है? ये जो संविधान ने अधिकार नहीं दिया है। संविधान ने अधिकार दिया है अच्छे कार्यों के लिए, आपको आगे बढ़ने का अवसर दिया है, ना कि जो है दूसरे का जो है प्रॉब्लम बनने का, समस्या बनने का, देश समाज के लिए जो है कि खराब बनने का जो है कि आपको जो है अधिकार दिया। ऐसा कोई अधिकार नहीं दिया है। सन 1947 में लोकतंत्र की राह पर अपनी जीवन यात्रा शुरू की। उस वक्त से लेकर सन 2019 तक का अगर आप राजनीतिक मानचित्र देखें तो इस अवधि में आए बदलाव को देखकर एक बारगी आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। अनेक पुराने प्रांत गायब हो गए हैं और कई नए प्रांत बनाए गए हैं। कई प्रांतों की सीमाएं, क्षेत्र और नाम बदल गए हैं। देखिए बहुत सारे जो है कि प्रांत जो है गायब हो, जैसे झारखंड जो है 2000 ईस्वी में बना। 1947 में झारखंड था क्या? नहीं था। तो झारखंड बना, भले झारखंड के नाम से जो है कि आंदोलनें हुए, झारखंड को जो है कि बनाने का कोशिश किया गया, लेकिन झारखंड कब बना? 2000 ईस्वी में। उससे पहले यदि हम लोग झारखंड भारत का मैप देखेंगे तो कहीं झारखंड दिखाई देता? नहीं दिखाई देता। तो समय के अनुसार 1947 के समय में जो शुरुआत हुआ भारत के, और अभी जो है कि 2024 तक पहुंच गया है, तो 2024 तक में भारत का जो मैप है वो कई बार बदलता गया। जैसे पहले जो है कि 2019 के समय में जम्मू कश्मीर जो है कि एक राज्य हुआ करता था। आज जम्मू कश्मीर क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। आज जो क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। ले जो है वो जो है जम्मू कश्मीर का ही भाग हुआ करता था। लद्दाख, ले जो है कि जम्मू कश्मीर का भाग हुआ करता था, लेकिन आज जो है लद्दाख और ले क्या है? एक जो है केंद्र शासित प्रदेश है। मतलब क्या, यदि मैप पहले यदि हम लोग देखते हैं तो मैप में क्या होता? एक जम्मू कश्मीर राज्य होता, लेकिन क्या वो राज्य है? वो राज्य नहीं है। वो क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। और लद्दाख जो है क्या? वो भी राज्य है? वो भी राज्य नहीं है। वो क्या है? वो भी केंद्र शासित प्रदेश बन गया। मतलब कि जो है भारत का जो, हाँ, लद्दाख भी जो है केंद्र शासित प्रदेश जो है बन गया। नए राज्यों को बनाने के लिए 1950 के दशक में भारत के कई पुराने राज्यों की सीमाएं बदलीं। ऐसा यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया कि एक भाषा बोलने वाले लोग एक राज्य में आ जाएं।
इसके बाद कुछ अन्य राज्यों का गठन भाषा के आधार पर नहीं बल्कि संस्कृति, भूगोल अथवा जातियों, एथनिसिटी और विभिन्नताओं को रेखांकित करने और उन्हें आदर देने के लिए भी किया गया। इसमें नागालैंड, उत्तराखंड, झारखंड जैसे राज्य शामिल हैं। मतलब क्या है कि उसकी संस्कृति के आधार पर भी जो है राज्य बनाया गया, भौगोलिक स्थिति के अनुसार भी जो है कि बनाया गया। उसमें से जो है कि नागालैंड, उत्तराखंड, झारखंड ऐसे जो राज्य जो है कि शामिल हैं। जब एक भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की बात उठी तो कई राष्ट्रीय नेताओं को डर था कि इससे देश टूट जाएगा। जब जो है कि भाषा के आधार पर राज्य जब बनने लगा, राज्य को जब बनाने लगा कि भाषा के आधार पर, जहाँ मराठी बोल रहा है तो महाराष्ट्र बना दो, जहाँ तमिल बोल रहा है वहाँ तमिलनाडु बना दो। इस प्रकार के यदि मतलब कि एक एग्जाम्पल के तौर पर बोल रहे हैं, उदाहरण के तौर पर, तो लोगों को लगा कि यदि भाषा के आधार पर यदि राज्य बनना शुरू हो जाएगा तो जो भारत जो है इतना बड़ा देश है वो भी जो है कि पहले ही पाकिस्तान बन चुका है, अलग हो चुका है। और यदि अलग अलग भाषा का यदि राज्य बना तो फिर इन लोग भी जो क्या करेगा कि अपना अपना बोलेगा कि हमको तमिलनाडु जो है तो हमको तमिलनाडु एगो देश बनाना है। झारखंड वाला बोलेगा कि खोट्ठा भाषा यदि है मेरा तो हम जो है कि हम खोट्ठा लेके हम जो झारखंड को एक जो है कि देश बनाना है। तो ये जो है बहुत सारे नेताओं को लगने लगा कि भाषा के आधार पर यदि राज्य बनाते हैं तो हो सकता है आगे जाकर इन लोग बोलेगा कि हमको अब खुद का देश बनाना है, हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। तो बहुत सारे नेताओं को ऐसा जो है डर था, लेकिन ऐसा जो हुआ क्या, ऐसा नहीं हुआ। मतलब कोई देश का जो डिमांड नहीं किया। एक भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की बात उठी तो कई राष्ट्रीय नेताओं को डर था कि इससे देश टूट जाएगा। केंद्र सरकार ने इसी के चलते राज्यों का पुनर्गठन कुछ समय के लिए टाल दिया। पर हमारा अनुभव बताता है कि भाषावर राज्य बनाने से ज़्यादा देश जो है ज़्यादा एकीकृत और मजबूत हुआ। मतलब भाषा के आधार पर जब राज्य बनाया गया भारत देश जो है और ज़्यादा क्या हुआ, एकीकृत हुआ, मतलब एक जैसे एक समा हुआ, एक और मजबूत हुआ, बहुत ज़्यादा जो है कि मजबूत है। इससे प्रशासन में भी पहले की अपेक्षा कहीं ज़्यादा सुविधाजनक हो गया। प्रशासन जो होता है उसमें भी जो है कि बहुत ज़्यादा सुविधाजनक जो है कि हो गया। तो ये था। अब देखिए, अब इसमें जो है भाषा नीति को देखते हैं। भाषा नीति क्या बोलता है। भाषा नीति भाषा के संघीय ढांचे की दूसरी परीक्षा भाषा नीति को लेकर हुई। हमारे संविधान में किसी एक भाषा को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा नहीं दिया गया। बहुत सारे लोग जो पढ़ाते समय बताते हैं कि हिंदी जो है भारत की राष्ट्रीय भाषा है, लेकिन भारत की जितनी भी भाषाएं हैं उसमें से कोई भाषा को राष्ट्रीय भाषा जो है कि दर्जा नहीं दिया गया। हिंदी को भी राष्ट्रीय भाषा की दर्जा नहीं दिया गया, लेकिन बहुत सारे लोग बोल देते हैं। अब बोलने से नहीं होता, संविधान ने उसे जो है कि भारत का जो है कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है। हिंदी का राज्य भाषा माना गया। हिंदी जो है क्या है, भारत का राज्य भाषा है, ना कि राष्ट्रीय भाषा वो नहीं है। राज्य भाषा माना गया, पर सिर्फ हिंदी 40%, मतलब कि जो हिंदी बोलने वाले लोग हैं वो कितने हैं, 40% हैं, भारतीयों की मातृभाषा है। और इसकी जो मातृभाषा भी है, मतलब कि जो जन्म लेने के बाद जिस भाषा को जो बोलता है, जो जन्म लेने के बाद जो भाषा को बोलता है वो भाषा जो है उस व्यक्ति का जो है मातृभाषा होता है। जो व्यक्ति जो है जन्म लेने के बाद खोट्ठा बोला तो उसका जो मातृभाषा क्या हो गया, खोट्ठा हो गया। जो जन्म लेने के बाद बंगाली बोला तो उसका भाषा मातृभाषा कौन सा हो गया, बंगाली। कोई जन्म लेने के बाद उड़िया बोला तो उसका मातृभाषा क्या हो गया, उड़िया हो गया। जो कोई जन्म लेने के बाद सीधे हिंदी बोला तो उसका मातृभाषा क्या हो जाएगा, हिंदी हो जाएगा। 40% लगभग भारतीयों की मातृभाषा है हिंदी। इसीलिए अन्य भाषाओं का संरक्षण उनके दूसरे उपाय किए गए हैं। संविधान में हिंदी के अलावा अन्य 22 भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है। केंद्र सरकार के किसी पद का उम्मीदवार इससे किसी भी भाषा में परीक्षा दे सकता है। कोई व्यक्ति यदि परीक्षा देना चाहता है तो 22 भाषा को जो मान्यता मिला हुआ है उसमें किसी भी भाषा में जो परीक्षा दे सकता है। केंद्र सरकार के किसी भी पद का उम्मीदवार इसमें से किसी भी भाषा में परीक्षा दे सकता है, बशर्ते उम्मीदवार इसको विकल्प के रूप में चुने। जब परीक्षा देना हो और उस समय उसको जो है विकल्प दिया जाए कि आप किस भाषा में जो है कि आप भाषा में परीक्षा देना चाहते हैं, उस समय आप हिंदी में यदि चुनिएगा तो हिंदी में दे सकते हैं। वो 22 भाषा में जो है उसमें से जिसमें भी चुनिएगा उसमें आप परीक्षा जो है दे सकते हैं। राज्यों का अपना अधिकांश काम अपनी राज्य भाषा में ही होता है। श्रीलंका के ठीक उलट हमारे देश के नेताओं ने हिंदी का उपयोग को बढ़ावा देने के लिए मामले में बहुत सावधानी भरा व्यवहार किया। संविधान के अनुसार सरकारी कामकाज की भाषा के तौर पर अंग्रेजी का प्रयोग 1965 से बंद हो जाना चाहिए था। जब संविधान बना था तो उस समय जो है कि क्या हुआ कि सरकारी कामकाज करने के लिए जो है अंग्रेजी को जो रखा गया था, और संविधान के अनुसार जो है कि 1965 के बाद वो जो है क्या होना चाहिए था, बंद हो जाना चाहिए था। लेकिन आज भी जो है कि वो
चलते जा रहा है। 1965 में बंद हो जाना चाहिए था, पर अनेक गैर हिंदी भाषी प्रदेशों ने मांग की कि अंग्रेजी का प्रयोग जारी रखा जाए। जहाँ पर जो है कि हिंदी नहीं बोला जाता, तमिलनाडु में हिंदी नहीं बोला, कर्नाटक में हिंदी नहीं बोला जाता, असम में जो है कि हिंदी नहीं बोला, और बोला भी जाता है तो कम मात्रा में बोला जाता है। तो उन लोग में जो है कि मतलब जहाँ पर जो है हिंदी नहीं बोला जाता, उन लोगों ने कहा कि अंग्रेजी को जिस प्रकार से चल रहा है उसको आगे भी चलने दिया जाए। तमिलनाडु में इस मांग को उग्र रूप ले लिया था। केंद्र सरकार ने हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी को राजकीय कामों के प्रयोग की अनुमति देकर इस विवाद को सुलझाया। अनेक लोगों का मानना था कि इस समाधान से अंग्रेजी भाषी अभिजन को लाभ पहुंचा। राज्य भाषा के रूप में हिंदी को बढ़ावा देने की भारत सरकार की नीति बनी हुई है, पर बढ़ावा देने का मतलब यह नहीं है कि केंद्र सरकार उन राज्यों की हिंदी थोप सकती है जहां लोग कोई और भाषा बोलते हैं। भारतीय राजनेताओं ने इस मामले में जो लचीला रुख अपनाया, उसी से हम श्रीलंका जैसे स्थिति में पहुंचने से बच गए। मतलब जो है कि जो गैर हिंदी राज्य थे जहाँ पर हिंदी नहीं बोला जाता था, उन लोगों ने कहा कि अंग्रेजी का भी प्रयोग जो है 1965 के बाद भी होना चाहिए। और जो है कि तमिलनाडु में जो बहुत उग्र हो गया कि नहीं, होना ही चाहिए तो होना चाहिए। तो जो है कि जो सरकार, उस समय की जो सरकार थी, उसने क्या किया कि उसने कहा कि हाँ ठीक है, यदि ऐसा ही बात है तो हिंदी का प्रयोग जो है कि हिंदी का भी प्रयोग होगा, हिंदी के साथ साथ इसका प्रयोग होगा, अंग्रेजी का भी जो है कि प्रयोग हो जाएगा। केंद्र राज्य संबंधों में लगातार आए बदलावों का यह उदाहरण बताता है कि व्यवहार में संवाद किस तरह मजबूत हुआ है। सत्ता की साझेदारी का संवैधानिक व्यवस्था को वास्तविकता में कैसे रूप ले लेगी, ज़्यादातर इस बात पर निर्भर करता है कि शासक दल और नेता किस तरह व्यवस्था का अनुसरण करते हैं। काफ़ी समय तक हमारे यहाँ एक ही पार्टी का केंद्र और अधिकांश राज्यों में शासन रहा। यदि भारत की आज़ादी के बाद देखा जाए तो भारत में क्या एक ही पार्टी का शासन था, कांग्रेस पार्टी। 1947 के बाद अधिकतम जो है कि शासन जो है कांग्रेस पार्टी का ही रहा। इसका व्यवहारिक मतलब यह हुआ कि राज्य सरकारों ने स्वायत्ता संघीय इकाई के रूप में अपने अधिकारों का प्रयोग नहीं किया। जब केंद्र और राज्य से अलग अलग दलों की सरकारें रहीं, तो केंद्र सरकार ने राज्यों के अधिकार में अनदेखी करने की कोशिश की। जब जो है कि केंद्र में अलग सरकार और जो राज्य में अलग सरकार, तो उस समय जो है कि अनदेखी करने का जो प्रयास किया गया। उन दिनों केंद्र सरकार अक्सर संवैधानिक प्रावधानों का दुरुपयोग करके विपक्षी दलों की राज्य सरकारों को भंग कर देती थी। और उस समय क्या करती थी, अधिकतम टाइम जो है कि जो केंद्र सरकार थी, वो जो है कि यदि केंद्र में जिसका सरकार है और राज्य में किसी दूसरे का सरकार है, तो संवैधानिक रूप से संविधान का कुछ जो है आर्टिकल का इस्तेमाल करके वो जो है कि उसका सरकार को क्या कर दिया जाता था, भंग कर दिया जाता था, मतलब उसको हटा दिया जाता था। जैसे अभी जो है कि झारखंड में हेमंत सोरेन का सरकार है और ऊपर में जो है कि बीजेपी का सरकार है। बीजेपी को यदि मतलब संविधान का जो है कुछ अधिकारों का प्रयोग कर दें, दुरुपयोग करके अभी जो है इसको जो है रद्द किया जा सकता है, इसको हटाया जा सकता है। लेकिन बीजेपी जो है नरेंद्र मोदी का सरकार ऐसा नहीं कर रही, नहीं हटा रही है। लेकिन एक समय क्या होता था कि केंद्र में यदि किसी की सरकार है और राज्य में किसी दूसरे और की सरकार है, तो उसको क्या कर दिया जाता था, उसको भंग कर दिया जाता था, उसको जो है हटा दिया जाता था। राज्यों सरकार को भंग कर देते थे या संवाद की भावना का प्रतिकूल काम था। भावना के प्रति 1990 के बाद यह स्थिति काफ़ी बदल गई और 1990 के बाद ऐसी फिर जो है कि अब भंग करने का ताकत जो है नहीं हुआ, ज़्यादा नहीं कर पाया। इसी अवधि में देश के अनेक राज्यों में क्षेत्रीय दलों का उदय हुआ। क्षेत्रीय दल मतलब क्या है कि जो किसी राज्य का जो पार्टी होता है उसे जो है क्षेत्रीय दल कहा जाता है। जैसे आज हम लोग के समय में झारखंड में देखा जाए तो झारखंड में जो एक पार्टी है जिसका नाम है आजसू, ये जो है क्या है, ये क्षेत्रीय दल है। झारखंड में एक पार्टी है जिसका नाम है जेएमएम, झारखंड मुक्ति मोर्चा, ये जो है क्या है, ये भी जो है क्षेत्रीय दल है ना। और क्षेत्र में जो बना, जिस राज्य के लिए बना, वो जो है कि क्षेत्रीय दल। इसके बाद यदि केंद्रीय में देखा जाए तो केंद्र में जो देखा जाए तो केंद्र में क्या बीजेपी, कांग्रेस इस प्रकार का है। लेकिन झारखंड में एक आजसू है, एक जेएमएम है, और एक जो है कि और पार्टी आ गया जयराम महतो का, JLKM है ना, JVKSS जो है ना, जयराम महतो का पार्टी का जो है आ गया। मतलब झारखंड में एक जो है कि क्षेत्रीय पार्टी जो है जयराम महतो का पार्टी आ गया। उसका जो है क्या नाम है, JLK क्या है बताओ, JLKM
जयराम जयराम महतो का पार्टी का यदि नाम यदि देखा जाए तो इसका मतलब क्या है? जेएमएम का मतलब झारखंड मुक्ति मोर्चा, और उसका जेएलकेएम के मतलब JLKM मतलब इसका यदि पार्टी को देखा जाए तो इसका पार्टी का जो है बहुत खूबसूरत नाम है। बोलेंगे तो हाँ लाल महतो। हाँ ना, तो इसमें क्या है, इसका जो है कि इसका नाम है क्या नाम है, L ना, J जनतांत्रिक, लोकतांत्रिक, जनतांत्रिक, उसके बाद लोकतांत्रिक, हाँ मतलब सबसे पहले जो है लोकतांत्रिक, हाँ कौन, और के से जो है, कैसे क्या है, क्रांतिकारी, जनतांत्रिक, देखो सबसे पहले है क्या है, जे, तो जे मतलब जनतांत्रिक, एल मतलब लोकतांत्रिक, और उसके बाद क्या है, उसके बाद के है तो क्रांतिकारी, है ना, क्रांतिकारी, और उसके बाद क्या है एम, और एम मतलब मोर्चा, इतना, हाँ इतना मोर्चा, इतना बड़ा जो है इसका नाम है ना। तो अब जो है कि बार बार फुल फॉर्म हमसे ना पूछा करें। तो ये जो है कि झारखंड का जो एक नया पार्टी जो बना है, नया चेहरा बना है, जयराम महतो। हाँ वो सब छोड़ो, जो अभी रखा है उसको रखो, जो उसको हटा दिया उसको जो मत रखो, जिस चीज़ को हटा दिया है जो पार्टी को रखा गया उसको देखा जाए। अब उसका रखा गया है, कहाँ रखा गया उसको, 2 गो है, 50 गो है। हाँ, जो चीज़ बता रहे वो चीज़ को समझो। हाँ, उस चीज़ को जो पहले रखा गया था उसको हटाकर जो है अब ये चीज़ रखा गया है, तो इस चीज़ को समझा जाए। अब जो है कि इसी के पीछे जो है पड़े रहो। तो जयराम महतो का जो पार्टी है वो जो है एक नया क्षेत्रीय पार्टी के रूप में उभरा है ना। और उससे क्या है कि अभी जो है कि वो जो है उस पार्टी का क्या होगा, ये क्षेत्रीय पार्टी है। और क्षेत्रीय पार्टी है, आसू जिस प्रकार से क्षेत्रीय पार्टी है, जिस प्रकार से जो है जयराम क्षेत्रीय पार्टी है, उसी प्रकार जो है जयराम महतो जो है एक पार्टी बनाया गया। उस पार्टी भी जो है कि वो पार्टी का नाम क्या है, JLKM। ये भी जो है क्या है, क्षेत्रीय पार्टी है। और क्षेत्रीय पार्टी और कभी जाकर ये जो है बहुत बड़ा स्तर में चुनाव लड़े और बहुत केंद्रीय स्तर में 2 या 2 से अधिक राज्यों में भी अपना सरकार बनाए, तो ये फिर जो है कि क्षेत्रीय पार्टी के जगह फिर ये क्या हो जाएगा, ये जो है केंद्रीय पार्टी भी हो सकता है ना। लेकिन अभी फिलहाल जो है कि इसका क्या है, अभी जो है ये क्षेत्रीय पार्टी है। अभी झारखंड में से एक सीट जो है कि डुमरी से जीत गया है, कल पूरा पड़का फूटा, पूरा दंदना के पड़का फूटा है, बहुत ज़्यादा जो है कि तारीफ हुआ, तो ये चीज़ हुआ है। तो ये जो झारखंड का जो है कि नया क्षेत्रीय पार्टी जो है कि जयराम महतो के द्वारा बनाया गया और खुद जो है कि चुनाव जीत चुके हैं। 1990 के बाद यह स्थिति काफ़ी बदल गई। इस अवधि में देश के अनेक राज्यों में क्षेत्रीय दलों का उदय हुआ। यही दौर केंद्र में गठबंधन सरकार की शुरुआत का भी था, चूँकि किसी एक दल का लोकसभा में स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, इसलिए प्रमुख पार्टियों का क्षेत्रीय दलों के समेत अनेक पार्टियों का गठबंधन बनाकर सरकार बनानी पड़ी। इससे सत्ता की साझेदारी और राज्य सरकारों की स्वायत्ता का आदर करने की नई संस्कृति पनपी। मतलब क्या है कि जब किसी का सरकार नहीं बन रहा था तो क्षेत्रीय पार्टियों के साथ मिलकर क्या हुआ, गठबंधन का सरकार बनाया गया, और गठबंधन सरकार बनाकर जो है कि फिर जो है कि सरकार को चलाया गया। इस प्रवृत्ति को सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़े फैसले में भी बल दिया। इस फैसले जब एक पार्टी का सरकार नहीं बनता है, एक पार्टी जो है, जैसे मान लो कि हम लोग के झारखंड में जो है 81 सीट में यदि जो भी पार्टी आधा से एक ज़्यादा, मतलब 81 का आधा यदि करेंगे तो कितना आएगा, 81 का आधा नहीं कर सकते तो 80 का तो आधा कर सकते हैं। 80 को यदि आधा करेंगे तो कितना होगा, तो 81 का आधा करेंगे तो कितना होगा, साढ़े 40। तो किसी आदमी को तो आधा नहीं किया जा सकता है। मतलब क्या है कि 40 और 1 41, जिस व्यक्ति को, जिस पार्टी को 41 सीट मिल जाएगा, वो जो झारखंड में क्या कर सकता है, वो सरकार बना सकता है। और यदि नहीं मिला तो क्या करेगा, दूसरा से जो है कि जैसे मान लो कि हम लोग क्या है कि जैसे तुम्हारे पास 10 रुपया है और तुमको 20 रुपया की ज़रूरत है और तेरे पास 10 रुपया है, तो तुम क्या करोगे, वहाँ पर क्या करना है, वहाँ पर जो है कि मांग के कभी इससे मांगो कभी उससे मांगो, और मांग के जो है कि हम लोग 20 रुपया पहुँच जाते हैं।
उसी प्रकार क्या है कि यदि हमारे पास जो 41 सीट नहीं आता है तो हम क्या करेंगे, दूसरे पार्टी के साथ मिलकर उसका जो है विधायक जो है कि जोड़कर जो है कि क्या है, जब जोड़ेंगे तो फिर जो 41 पहुँच जाएगा। जब 41 जब पहुँच जाएगा तो फिर क्या होगा, 41 पहुँच जाएगा तो फिर सरकार बन जाएगा। मतलब कि जो है जहाँ पर जितना सीट है उसमें से आधा उसमें एक जोड़ दो, एक ज़्यादा, तो उसमें जो है कि क्या होता है, वो जो है सरकार बना सकता है। और यदि सरकार नहीं बन रहा है तो दूसरे पार्टी से जो है कि उसको जो है अपने साथ जोड़ लेना है। और जब दोनों पार्टी सहमति के साथ जुड़ जाए तो उस सहमति के साथ जुड़ जाए, किसी प्रकार जो है कि तनाव ना हो और आपस में बोलेगा हाँ ठीक है तुम्हारे साथ जो है कि हम साथ देते हैं, तुम्हारा समर्थन देते हैं, तो उसको कहते हैं हम लोग गठबंधन। उसको क्या कहते हैं, गठबंधन। इस फैसले के कारण राज्य सरकार को मानने ढंग से भंग करना केंद्र सरकार के लिए मुश्किल हो गया। इस प्रकार आज संघीय व्यवस्था के तहत सत्ता की साझेदारी संविधान लागू होने के तत्काल बाद वाले दौर की तुलना से ज़्यादा प्रभावी है। और क्या है कि कुछ जो है कि सुप्रीम कोर्ट के कारण से जो है आज के समय किसी का सरकार को तोड़ना भी जो है क्या होगा, थोड़ा मुश्किल है। अब आगे देखते हैं, आगे क्या है, आगे ख़त्म हो गया का, आगे है ना, ख़त्म हो गया, आगे क्या है, भारत का विकेंद्रीकरण बचल है ना। तो भारत का विकेंद्रीकरण को समझते हैं। तो झारखंड में एक जो है कि व्यक्ति है जिसका नाम क्या था, जयराम मातो। उसका क्या है, एक पार्टी बना और उस पार्टी का नाम क्या है, JLKM, है ना, JLKM। और वो जो है कि नया जो है क्या है, क्षेत्रीय पार्टी है। क्या है, नया जो है क्षेत्रीय पार्टी है। और इस पार्टी का जो है कि कर्ता धर्ता कौन है, जयराम मातो, है ना, जयराम मातो। अभी अभी जो है कल जो है कि उसने जो है कि चुनाव जीते हैं। कहाँ से जीते हैं, डुमरी विधानसभा से जो है कि वो सीट जो है जीते हैं। तो क्षेत्रीय पार्टी मतलब क्या होता है, जो किसी विशेष क्षेत्र में हो। अभी जो है फिलहाल जयराम महतो की पार्टी क्या है, वो क्षेत्रीय पार्टी है। और यदि ये जो है कि और सीट लाएगा और फिर जो है कि हो सकता है आगे जाकर जो है कि बिहार में चुनाव लड़े, हो सकता है गुजरात में चुनाव लड़े, हो सकता है पूरे देश में चुनाव लड़े। तो जब पूरा देश में चुनाव लड़ेगा तो फिर जो है कि वहाँ जीतेगा और एक दिन जो है कि वो क्या है, क्षेत्रीय पार्टी से वो क्या हो जाएगा, केंद्रीय पार्टी बन सकता है। हो सकता है आज जो विधायक बने हैं, हो सकता है और ज़्यादा जो है कि और ज़्यादा मेहनत किया जाए और ज़्यादा सीट लाया जाए। 41 सीट यदि ले आए तो झारखंड का मुख्यमंत्री बन जाए। और यदि जो है कि और मेहनत किया जाए, पूरे देश में चुनाव लड़ा जाए और पूरे देश में चुनाव लड़ा जाए तो हो सकता है कि एक दिन प्रधानमंत्री बन जाए। मतलब कुछ भी बन सकता है। सर बोल रहे क्या वो डुमरी से भी तो यहाँ पर जो है कि एक चीज़ है कि जैसे जयराम महतो जो है कि 2 जगह से चुनाव लड़ रहे थे, एक बेरमो और एक डुमरी, और दोनों यदि जीत जाते हैं तो एक सीट को छोड़ना पड़ता है। एक सीट को, एक जो विधायक होता है, जो MP होता है, वो कहीं एक ही जगह से जो है क्या होता है, उसको जो है रखना पड़ता है, एक सीट छोड़ना पड़ता है। तो 2 सीट जो है लड़ रहे थे तो एक सीट को क्या करना पड़ता था, छोड़ना पड़ता है। लेकिन अब जो है कि एक सीट को छोड़ने की आवश्यकता भी नहीं है ना। तो ये चीज़ है। तो क्या होता है क्षेत्रीय पार्टी, इसका मतलब जो है कि हम लोग समझ गए हैं। अब आगे समझ में आया कि नहीं, तो अब आगे बढ़ते हैं। भारत में विकेंद्रीकरण, उसको बंद करो। भारत में विकेंद्रीकरण, हमने अभी पढ़ा कि संघीय सरकारें 2 या 2 से अधिक स्तरों वाली होती है। हमने अपने देश में 2 स्तरों वाली सरकारों की चर्चा की, पर भारत जैसे विशाल देश में सिर्फ 2 स्तर की शासन व्यवस्था से बढ़िया शासन नहीं चल सकता। भारत में प्रांतीय यूरोप स्वतंत्र देशों में भी बड़े हैं। जनसंख्या के हिसाब से उत्तर प्रदेश रूस से बड़ा है। यदि जनसंख्या के रूप में देखें, यदि विश्व में यदि सबसे बड़ा देश यदि देखा जाए तो सबसे बड़ा देश कौन सा है, रूस है। रूस है ना। सबसे ज़्यादा बड़ा कौन सा देश है, रूस है। लेकिन यदि जनसंख्या के दृष्टिकोण से रूस का जनसंख्या देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में जितना जनसंख्या, उससे भी कम जनसंख्या कहाँ है, रूस में। उत्तर प्रदेश में रूस से भी जो है ज़्यादा जनसंख्या है ना। लेकिन ज़मीन के मामले में यदि देखा जाए तो ज़मीन के मामले में ज़्यादा कौन है, ज़मीन के मामले में जो है रसिया ज़्यादा बड़ा है। और ज़मीन के मामले में रसिया ज़्यादा बड़ा है, लेकिन जो है कि जनसंख्या के मामले में रसिया जो है उत्तर प्रदेश से भी जो क्या है, कम है। देशों के बड़े जनसंख्या के हिसाब से उत्तर प्रदेश रूस से बड़ा है। महाराष्ट्र लगभग जर्मनी, जो जर्मनी देश है उसकी जनसंख्या देखा जाए तो हम लोग का जो महाराष्ट्र है उस महाराष्ट्र में ज़्यादा जनसंख्या है और रूस देश में जो है कि जनसंख्या क्या है, कम है। भारत में अनेक राज्य खुद में अंदरूनी तौर पर विविधताओं से भरे हैं।
इस प्रकार इन राज्यों में भी सत्ता का बंटवारा बांटने की जरूरत है। भारत की संघीय सत्ता साझेदारी 3 स्तरों पर करने की जरूरत है, जिससे तीसरा स्तर स्थानीय सरकारों का हो और यह प्रांतीय स्तर की सरकार के नीचे हो। भारत में सत्ता का विकेंद्रीकरण पीछे यही तर्क दिया गया था कि फलस्वरूप तीनों स्तरों की सरकार संघीय ढांचा के सामने आए, जिससे तीसरे स्तर के स्थानीय शासन को स्थानीय शासन कहा जाता है। यदि भारत का तीसरी शासन को यदि देखा जाए तो उसे क्या कहा जाता है? स्थानीय सरकार। स्थानीय सरकार मतलब क्या होता है? पहला सरकार जो है कि था केंद्र सरकार, दूसरा जो है कि राज्य सरकार हो गया, तीसरा क्या हो गया? स्थानीय सरकार। राज्य सरकार का मतलब पता है, केंद्र सरकार का मतलब पता है और स्थानीय सरकार के बारे में पता है। स्थानीय सरकार मतलब पंचायत सरकार या तो नगर पालिका वाली सरकार। जब केंद्र और राज्य सरकार की शक्तियां लेकर स्थानीय सरकारों को दी जाती हैं तो इसे सत्ता का विकेंद्रीकरण कहते हैं। जब शक्ति को हम लोग बांटने का काम करते हैं, जैसे देखो केंद्र सरकार के पास सबसे ज़्यादा शक्ति है, वो अपना शक्ति को जो है कि किसको दे देता है? फिर संविधान के अनुसार से फिर उस शक्ति चल जाता है कहाँ पर? राज्य सरकार के पास चल जाता है। राज्य सरकार भी कुछ शक्ति किसको देता है? पंचायत और नगर पालिका को देता है। तो 3 स्तर में जो है कि यहाँ पर सरकारें काम करती है और जो है 3 स्तर में काम करती है, तो इसी को जो है क्या कहा जाता है? विकेंद्रीकरण। इसी को कहा जाता है सत्ता की साझेदारी, भी इसी को कहा जाता है विकेंद्रीकरण कहते हैं। विकेंद्रीकरण के पीछे बुनियादी सोच यह है कि अनेक मुद्दों और समस्याओं का निपटारा स्थानीय स्तर पर ही बढ़िया ढंग से हो सकता है। लोगों को अपने इलाके समस्याओं को बेहतर समझ होती है। लोगों को इस बात की भी अच्छी जानकारी होती है कि पैसा कहाँ खर्च किया जाए और चीज़ों की अधिक कुशलता उपयोग किस तरह किया जाए। जैसे मान लो कि यदि केंद्र सरकार है तो केंद्र सरकार को पता है कि किस राज्य में जो हमको कितना पैसा देना है, और राज्य सरकार को पता है कि कौन कौन सा काम में जो है कि हमको पैसा खर्चा करना है, और स्थानीय सरकार है उसको पता है कि कहाँ कहाँ कितना कमी है और उसको क्या किस तरह से पूरा करना है। तो काम जो है सरलतापूर्वक और जल्दी, और पैसा का भी जो खर्चा होता है तो सही जगह खर्चा होता है। इसके अलावा स्थानीय स्तर में लोगों को फैसला में सीधे भागीदार बनना भी संभव हो पाता है। इससे लोकतांत्रिक भागीदारी की आदत पड़ती है। स्थानीय सरकारों की स्थापना स्वशासन के लोकतांत्रिक सिद्धांत के वास्तविक बनाने का सबसे अच्छा तरीका है। इसमें जो है कि देखा जाए तो सबसे अच्छा तरीका जो है कहा जाएगा। विकेंद्रीकरण की जरूरत हमारे संविधान में स्वीकार की गई है। इसके बाद से गांव और शहर के स्तर पर सत्ता की विकेंद्रीकरण की कई कोशिशें हुई। सभी राज्यों और गांव के स्तर पर ग्राम पंचायतें और शहरों में नगर पालिका, यदि गांव में देखा जाए तो क्या बनाया गया है? पंचायत बनाया गया है, और शहरों में क्या बना दिया गया है? नगर पालिका बना दिया। पर इन्हें राज्य सरकारों को सीधे नियंत्रण रखा गया था। इन स्थानीय सरकारों के लिए नियमित ढंग से चुनाव भी नहीं किया जा, देखिए हो तो गया था, लेकिन जो चुनाव जो है देखा जाए तो स्थानीय सरकार का चुनाव सही ढंग से नहीं हो पाता था। लेकिन अब जो देखा जाए तो अब जो है कि चुनाव सही रूप से हो पा रहा है। इनके पास ना तो अपना कोई अधिकार था, और स्थानीय सरकार के पास ना कोई अधिकार था, ना ही संसाधन था। इस प्रकार प्रभावी ढंग से सत्ता का विकेंद्रीकरण नाम मात्र का हुआ था। यदि देखा जाए तो ये जो है कि नाम मात्र का जो है विकेंद्रीकरण हुआ, कोई फायदा और प्रॉफिट जो है कि हो नहीं रहा था। वास्तविक विकेंद्रीकरण की दिशा में बड़ा कदम 1992 में उठाया गया। संविधान में संशोधन करके लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के इस तीसरे स्तर का ज़्यादा शक्तिशाली और प्रभावी बनाया गया। 1992 में क्या है कि थोड़ा सा पंचायत और नगर पालिका को जो क्या कर दिया गया? शक्ति प्रदान किया गया, और उसने जो है कि इसके पास संसाधन और जो है अपना अधिकार भी इसको कुछ दिया गया। अब स्थानीय स्वशासी निकायों के चुनाव नियमित रूप से होते हैं। अब जो है क्या है कि जो पंचायत का हो या नगर पालिका का हो, उसका चुनाव जो है कि नियमित रूप से होता है। मतलब हर 5 साल में जो है कि लगभग चुनाव हो ही जाता है। निर्वाचित स्वशासी निकायों का सदस्य तथा पदाधिकारियों में पदों के अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के, पिछड़ी जातियों की सीट आरक्षित है, और उसमें जो SC ST जो है कि सब OBC जो है जो भी महिला के लिए जो है उसके लिए आरक्षण भी है, किसको किस सीट में खड़ा होना है, किस में सीट नहीं खड़ा होना है, किस में महिला खड़ा होगी, किस में जो OBC है, किस में जो है ST SC है, वो चीज़ भी जो है कि देखा जाता है। कम से कम 1/3 पद महिलाओं के लिए आरक्षित है, और 1/3 मतलब यदि 10 को यदि सीट है तो 10 में से कम 1/3, तो 10 का जो है 1 भाग जो है कौन खड़ा होगा? लेडीज। बाकी जो है कि जेंट्स खड़ा होगा। जैसे मान लो 12 सीट है तो 12 में 4 को जो है कि कौन खड़ा होगा? सिर्फ महिला, उसमें जो है कोई पुरुष खड़ा नहीं हो सकता। बाकी जो है कि 8 सीट बचा, उसमें जो है पुरुष खड़ा हो सकता है। 1/3 मतलब 1/3। समझ में आया? हर राज्य में पंचायत और नगर पालिका चुनाव कराने के लिए राज्य चुनाव आयोग का नामांक
स्वतंत्र रूप से गठन किया गया। और क्या है कि इन लोगों का चुनाव करने के लिए राज्य में जो है कि राज्य चुनाव आयोग होता है। राज्य सरकारों को अपने राजस्व और अधिकारों के कुछ हिस्सा इन स्थानीय स्वशासीय निकाय को देना पड़ता है। और जो है कि कुछ हिस्सा और राजस्व जो पैसा जो है कि किसको देना पड़ता है, स्थानीय स्वशासन को, स्थानीय सरकार को देना पड़ता है। और कौन देता है, राज्य सरकार देता है। कौन देता है, राज्य सरकार देता है। पैसा कौन देता है, राज्य सरकार। सत्ता में भागीदारी की प्रकृति हर राज्य में अलग अलग है। गाँव के स्तर पर मौजूदा स्थानीय शासन व्यवस्था में पंचायती राज्य के नाम से जाना जाता है। यदि गाँव में जाती है तो क्या कहा जाता है, पंचायती राज्य के नाम से उसको जाना जाता है। प्रत्येक गाँव में और कुछ राज्यों में ग्राम समूह एक ग्राम पंचायत होती है या एक तरह की परिषद जिसमें कई सदस्य और एक अध्यक्ष होता है। सदस्य वार्डों में चुने जाते हैं और उन्हें संहिता पंच कहा जाता है। अध्यक्ष को प्रधान या सरपंच कहते हैं। मतलब यहाँ पर यदि हम लोग चुनाव देखते हैं उसमें सरपंच होता है, वार्ड होता है, मुखिया होता है। वही चीज़ को यहाँ पर जो बताने का जो है कार्य किया गया। इसका चुनाव गांव अथवा वार्ड में रहने वाले सभी वयस्क लोग, और यदि चुनाव हो रहा है तो कौन मतदान करता है, वही गाँव में रहने वाले, वही पंचायत में रहने वाले व्यक्ति लोग करते हैं। मतदान के जरिए करते हैं। यह पूरे पंचायत के लिए फैसला लेने वाली संस्था है। पंचायतों का काम ग्राम सभा का देखरेख में चलता है। गांव के सभी मतदाता इसके सदस्य होते हैं। इसे ग्राम पंचायत का बजट पास करने और उसके कामकाज की समीक्षा के लिए साल में कम से कम 2 या 3 बार बैठक करनी पड़ती है, जो कि यहाँ पर बैठक नहीं होती है। बैठक करनी पड़ती है, लेकिन यहाँ पर कभी बैठक होती है नहीं होती है सो भी पता चलता ही नहीं है। होता भी होगा तो पता चलने वाला है नहीं, सिर्फ कागजों में जो है कि चल जाता है। सर एक बात करिए, मतलब कि वार्ड कहाँ से मतलब कहाँ तक चुनाव होता है? वार्ड का चुनाव उसका क्षेत्र होता है, उसका जो एक गांव में जो भाग होता है उसके जो है कि सीमा रेखा होता है, उसमें जो है उसके अनुसार उसका चुनाव होता है। तो उसमें जो है कि वो पूरा गांव में नहीं होता है। पूरा गांव में चुनाव होगा, एक गांव में जो 3 से 4 वार्ड खड़े होते हैं तो पूरा गांव में चुनाव कैसे होगा। तो उसका जो है कुछ जगह है, कुछ निश्चित जगह दिया जाता है काट के। एगो गांव से मतलब कि 2 जगह से, हाँ, एक गांव में 2 जगह में 2 वार्ड खड़ा हो सकता है एक गांव में उसका एक सीमा रेखा होता है। उसका जो है कि भाग बांट के दिया जाता है कि इतना से इतना जो एक गांव है, मतलब बड़ा सा गांव है तो उस बड़ा सा गांव में जो है एक भाग दे दिया गया है कि भाई इतना से इतना में तुम खड़ा होगा, वार्ड संख्या 1 में तुम खड़ा होगा, वार्ड संख्या 2 में तुम खड़ा होगा, वार्ड संख्या 3 में वो खड़ा होगा। और वार्ड संख्या 1 में जो खड़ा है वहाँ पर वार्ड संख्या 1 में जो भी व्यक्ति है वही लोग उसको वोट करेगा। और जहाँ से जहाँ एक सीमा फिर बनाया जाएगा कि यहाँ से यहाँ जो है वार्ड संख्या 2 है तो वार्ड संख्या 2 में जो खड़ा है, जो भी खड़ा है और वहाँ के जो लोग हैं वही वोट कर सकता है। तो हर एक गांव में जो है एक भी वार्ड हो सकता है, एक गांव में 4 भी वार्ड हो सकता है। उसमें जो है उसका जो है कि क्या होता है, उसका जो है कि जनसंख्या के अनुसार उसको बांटने का काम किया जाता है। मतलब कि सुनिए ना, एगो मतलब वो सीमा है, ठीक है, अगर मतलब उसका और एगो सीमा है तो उस सीमा में दूसरा वार्ड खड़ा होगा। तो मतलब दोनों सीमा में एक वार्ड खड़ा दोनों सीमा में बहुत सारा वार्ड खड़ा हो सकता है, जीतेगा एगो। मतलब हम बोलने का मतलब नहीं। हाँ, बोलने का मतलब यही है कि जीतने वाला एक ही वार्ड होता है, कई लोग खड़ा हो सकता है, एगो जीतेगा। एक सीमा में यदि बनाया गया एक वार्ड संख्या है तो उसमें एक वार्ड होगा, 2 को लगाएगा तो एक होगा। स्थानीय, अब देखो आगे सुनो, यहाँ तक समझ में आया, अब आगे बढ़ते हैं। स्थानीय शासन का ढांचा जिला स्तर तक का है। कई ग्राम पंचायतों में मिलाकर पंचायत समिति गठन होता है। इसे मंडल या प्रखंड, देखो हम लोग का जो प्रखंड है, मंडल जहाँ चंद्रपुरा है, उसी प्रकार जो यहाँ प्रखंड, और या तो उसको मंडल कहा जाएगा, उसका या तो उसको क्या कहा जाएगा, प्रखंड स्तरीय पंचायत भी कर सकते हैं। इसके सदस्यों का चुनाव उस इलाकों के सभी पंचायत सदस्य करते हैं। किसी जिले की सभी पंचायत समितियों को मिलाकर जिला परिषद बना जाता है। जो पंचायत समिति होता है उन लोग वोट देता है, वोट देने से एक बनता है, कौन बनता है, जिला परिषद का गठन हो जाता है। जिला परिषद के अधिकांश सदस्यों का चुनाव होता है। जिला परिषद उस जिले का लोकसभा और या विधानसभा के लिए चुने गए सांसदों, विधायक तथा जिला स्तर के संस्थाओं के कुछ अधिकारी के सदस्य के रूप में होते हैं। जिला परिषद का प्रमुख इस परिषद का राजनीतिक प्रधान होता है। इस प्रधान स्थानीय शासन वाली संस्था शहरों से भी काम करती है। शहरों में नगर पालिका होती है। शहर में क्या होता है, नगर पालिका होती है। शहर में नगर पालिका, बड़े शहरों में नगर निगम होता है। और यदि उससे ज़्यादा यदि बड़ा शहर है तो उसको कहा जाता है, उसमें नगर निगम का गठन होता है। नगर पालिका
और नगर निगम दोनों कामकाज निर्वाचित प्रतिनिधि करते हैं। उसमें भी क्या होता है, निर्वाचित होता है, मतलब चुनाव होता है और उसके बाद कामकाज होता है ना। नगर पालिका प्रमुख नगर पालिका के राजनीतिक प्रधान होते हैं। नगर निगम के ऐसे पदाधिकारी का मेयर कहते हैं। और जो नगर नगर निगम होता है उसमें क्या होता है, मेयर होता है। स्थानीय सरकारों की यह नई व्यवस्था दुनिया में लोकतंत्र अब तक का सबसे बड़ा प्रयोग है। ये जो देखा जाए तो ये दुनिया का सबसे बड़ा प्रयोग माना जाता है। नगर पालिकाओं और नगर पालिका और कौन है, ग्राम पंचायतों के लिए करीब 36 लाख। हैं बताइए, नगर पालिका और कौन है। ग्राम ग्राम पंचायत में करीब 36 लाख लोगों का चुनाव होता है। मतलब कितने लोगों का चुनाव होता है, 36 लाख का चुनाव होता है। यह संख्या अपने आप में दुनिया में कई देशों की कुल आबादी से ज़्यादा है। मतलब जो है ये देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे देश है जिसकी जनसंख्या से भी ज़्यादा है। इतना जो मेयर बनता है, इतना वार्ड बनता है, इतना क्या क्या बनता है। मतलब ये सब चीज़ है। स्थानीय सरकारों के संवैधानिक दर्जा दिए जाने पर हमारे यहाँ लोकतंत्र की जड़ें और मजबूत हुई है। इसने महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के साथ ही हमारे लोकतंत्र में उसकी आवाज़ की मजबूत की। मतलब महिलाओं को भी जो आगे बढ़ने का अवसर इन पे मिला है। इन सब के बावजूद अभी भी अनेक परेशानियां कायम हैं। इसके बावजूद भी देखा जाए तो आज भी जो है कि बहुत सारी परेशानियां होती हैं। पंचायतों के चुनाव में नियमित रूप से होते हैं और लोग बड़े उत्साह से इसमें हिस्सा भी लेते हैं। मतलब बहुत सारे लोग देखो, जब चुनाव होता है पंचायत का, जब मुखिया का चुनाव होता है तो कितने लोग कितना हिस्सा लेने के लिए आते हैं। मतलब कितना जो भाग लेने आते हैं चुनाव में। मतलब मज़े से जो है सब लोग हिस्सा मैंने खड़ा होते हैं और लोग बड़े उत्साह से इसमें हिस्सा भी लेते हैं। लेकिन ग्राम सभाओं की बैठक नियमित रूप से नहीं होती हैं। उसकी जो है कि नहीं होती है। अधिकांश राज्यों सरकार के स्थानीय सरकारों पर्याप्त अधिकार नहीं दिए हैं। इस प्रकार हम स्वशासन के आदर्श स्थिति में काफ़ी दूर है। और बहुत सारे राज्य हैं जो अभी भी जो है कुछ अधिकार नहीं देने के कारण से जो है कि बहुत दूर स्थितियाँ में हैं। अब क्या है, यहाँ पर जो है ये चैप्टर जो है कि आज भी समाप्त हो गया। मतलब 2 पार्ट में जो है आपका संवाद जो है ख़त्म हो गया। और संवाद मतलब हम लोग क्या समझें, इस संवाद को जो देखा जाए तो संवाद का मतलब हम लोग क्या समझें। संवाद का मतलब होता है जुड़ के काम करना। संवाद के ही अंदर हम लोग को राय सूची, संवाद के अंदर ही हम लोग केंद्र सूची, संवाद के अंदर ही हम लोग समवर्ती सूची के बारे में पढ़ें। संवाद में ही जो हम लोग श्रीलंका और बेल्जियम को भी थोड़ा जिक्र हो गया। संवाद में ही जो है कि स्थानीय शासन के बारे में बात किया गया, क्षेत्रीय पार्टी के बारे में बात किया गया। इसके बाद जो है इसमें जो है कि क्या एकात्मक शासन के बारे में बात किया गया। इन सारी बातों को जो है कि हम लोग जो है कि यहाँ पर बात किए। इसके बाद सत्ता की साझेदारी को भी कुछ यहाँ पर डाला गया कि शक्ति को बांटना क्यों जरूरी है। इसमें जो है कि फर्स्ट चैप्टर को फिर यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं थोड़ा सा हम लोग देखने मौका मिला। मतलब क्या है, संवाद यदि किसी देश में मतलब जुड़ के यदि काम कर रहा है तो उसमें क्या होता है, उस देश का जो है कि अत्यधिक प्रॉफिट होता है। मतलब बहुत ज़्यादा लाभ होता है, हानि जो है कम होता है। जब शक्ति को बांट कर जो है प्रयोग किया जाता है तो उसमें क्या होता है कि देश का जो विकास बहुत प्रगति के साथ होता है। और जब काम को यदि बांट दिया जाए, जैसे राय सूची केंद्र सूची देखा जाए तो क्या होता है, राज्य सरकार ने अपना जो है कि विषय रखा हुआ है, केंद्र सरकार अपना विषय रखा हुआ है और दोनों अपना अपना कानून बनाते हैं और आराम से जो है कि देश को चलाने के लिए काम करते हैं। और जो कानून जो है कि समवर्ती सूची है उसमें दोनों मिल के कानून बनाते हैं। और जिसका जो अच्छा कानून बनाए और जो आगे बढ़ा सकें और बढ़ के जो है देश का जो विकास कर पाते हैं। तो संवाद मतलब क्या है कि जुड़ के हम लोगों को क्या करना चाहिए, हम लोग को जो है काम। इसी प्रकार इंसानों को भी जो है एक दूसरे से जुड़ के एक दूसरे के हेल्प के साथ जो है कि काम किया जा सकता है यदि चाहे तो। लेकिन यहाँ पर क्या है कि आज के समय जो हम लोग जो पढ़ते हैं और जो करते हैं उसमें बहुत ज़्यादा क्या है, अंतर आ जाता है कि नहीं। तो हम लोग क्या चाहिए कि हम लोग को भी जो है कि अपने सरकार को देखना चाहिए कि हम लोग जुड़ के जो है कि आगे क्या होगा करना चाहिए, जिससे जो है देश का क्या होगा, प्रगति होगा। ये जो है कि दूसरा अध्याय जो है समाप्त हुआ। अब इसमें क्या है, इसका जो आंसर क्वेश्चन जो है आप कर सकते हैं। इसमें जितने सवाल हैं जो समझ में नहीं आया तो आप कमेंट कर सकते हैं, बोल सकते हैं, बता सकते हैं और इसका आंसर क्वेश्चन आप कर सकते हैं, है कि नहीं, है कि नहीं। तो चैप्टर समाप्त हुआ। कल अब हम लोग आगे पढ़ेंगे अगला अध्याय।